अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 2 का 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.8 इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन और साथ में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो ये कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। मोमेंटम के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने मोमेंटम वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो लेक्चर पहले अच्छे से समझें, फिर आपको आज वाला लेक्चर भी मज़ीद समझ आ जाएगा। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लेक्चर भी। तो ये तमाम जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आज के लेक्चर से पहले सुनना ज़रूरी है, वो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले आप उन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से वॉच करें, फिर आपको ये आज वाले टॉपिक समझ आ जाएंगे। बाकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं मैकेनिकल एनर्जी की, जिनमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है किसी स्पीड या वेलोसिटी से, तब उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जिसका फार्मूला हाफ mv² हमने पढ़ा हुआ है। बाकी ये मोमेंटम का फार्मूला P = mv, ये पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब बेसिकली हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स को एक्सप्लेन करना है विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, बेसिकली ये जो लफ्ज़ है ना कोलिजन, इसका मतलब होता है टकराना, किसी चीज़ का आपस में, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। अब चाहे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या दोनों मूव कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये होता है कोलिजन, यानी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना, इन कॉन्टैक्ट होना, बाउंस बैक होना। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है, यानी दो ऑब्जेक्ट जब टकरा रहे हो तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें सेम रहें टकराने से पहले और टकराने के बाद। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंज ना आई, ये कंजर्व रहें, तब हम कहेंगे ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इसके ऑपोजिट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब उसकी वजह क्या है वो आपको एग्जांपल्स में समझ आ जाएगी जब हम ये एग्जांपल्स रीड करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो लिखी है कि जब एक हार्ड बॉल को हम ज़मीन पर या मार्बल के फ्लोर के ऊपर, हार्ड फ्लोर के ऊपर से ड्रॉप करते हैं, तो क्या होता है कि वो हार्ड बॉल ज़मीन की सतह से टकराने के बाद दोबारा ऊपर उठ जाती है, दोबारा वापस अपनी किसी इनिशियल हाइट पे वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसने काइनेटिक एनर्जी बहुत कम अमाउंट में लूज़ की। अब इस बात का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए, ये ग्राउंड है, ठीक है, इसे यहाँ से हमने नीचे गिराना है। तो अभी ये जो हाइट के ऊपर मौजूद है, किसी बुलंदी पे मौजूद है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जिस तरह ही इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, इसे गिराया जाएगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। ये गिरते गिरते कुछ हाइट कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। चूँकि अब ये नीचे गिर रहा है, ये किसी स्पीड से नीचे आ रहा है, किसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब इसकी वेलोसिटी या स्पीड आ गई तब इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये मोशन करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि गिरने से पहले और गिरने के बाद इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। और यही बात है काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने का जो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, व्हेन हार्ड बॉल इज ड्रॉप ऑन टू मार्बल फ्लोर इट रीबाउंड्स टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट, इट लॉसेज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं। इसके बाद आगे दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है कि दो हमारे पास बिलियर्ड बॉल्स हैं। ठीक है, दो बॉल्स हैं, उन बॉल्स को आपस में हमने कोलाइड करवाना है। ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के तरफ मूव कर रही हैं और इन दोनों की स्पीड इक्वल है। यानी अगर ये बॉल 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो ये भी बॉल 2 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है। अब ये दोनों जब आपस में कोलाइड होंगी तो क्या होगा कि दोबारा बाउंस बैक हो जाएंगी, ये इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। लेकिन इनकी जो स्पीड होगी, जो फाइनल स्पीड होगी जिसे हम v' कर रहे हैं, वो भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, व्हेन टू बिलियर्ड बॉल्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट इक्वल स्पीड्स कोलाइड दे बाउंस ऑफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड्स। और इक्वल स्पीड होने का मतलब ये है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कह रहे हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है, कंजर्व रह रही है। और इसी के साथ मोमेंटम जो होता है वो तो सेम रहता है तमाम कोलिजन्स के अंदर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन की दूसरी टाइप, इसमें इसके ऑपोजिट काम होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, द कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना होने का मतलब आपको समझ आ गया होगा इन एग्जांपल में। पहले एग्जांपल में हमने यहाँ पर कंजर्व पढ़ा था जब काइनेटिक एनर्जी क्यों होने का, तो तब हमने पढ़ा था कि बॉल को गिराया और ये दोबारा अपनी इनिशियल हाइट पे वापस आ जाएगी ज़मीन की सतह से टकराने के बाद। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि बॉल ज़मीन से टकराएगी और टकरा कर अपनी इनिशियल हाइट पे वापस नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है कुछ कम फासला तय कर ले। लेकिन उसके लिए फिर हमें हार्ड बॉल नहीं बल्कि एक टेनिस बॉल लेनी पड़ेगी, जिसकी आगे एग्जाम्पल आएगी। बाकी मोमेंटम के कंजर्व होने का क्या मतलब है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं। इसके बाद आगे इन इलास्टिक कोलिजन्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो ये एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है। इस टेनिस बॉल को हमने फ्लोर के ऊपर गिराना है, ठीक है, ज़मीन पर गिराना है, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती हुई नीचे की तरफ आएगी, और जब ये मोशन कर रही होगी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये जिस तरह ज़मीन की सतह से टकराएगी और टकरा के दोबारा ऊपर उठेगी तो ये कम फासला तय कर लेगी, ठीक है। ये अपनी इनिशियल हाइट पे नहीं पहुंचेगी, ये थोड़ी सी कम हाइट पे पहुंचेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसने काइनेटिक एनर्जी अपनी लॉस्ट की, जो काइनेटिक एनर्जी फिर यूज़ होगी किसमें, ज़मीन के साथ जब ये बॉल टकराई तो फ्रिक्शन में, ठीक है। वो फ्रिक्शन की सूरत में अपीयर होगी, हीट की सूरत में, या जिस तरह ज़मीन की सतह से टकराई तो कोई साउंड आई, कोई आवाज़ पैदा हुई, उस आवाज़ में वो एनर्जी कन्वर्ट होगी, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। व्हेन अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर वर्टिकली इट मे नॉट रिबाउंड टू इट्स इनिशियल हाइट बिकॉज इट्स सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन and due to its change into heat and sound energies, ठीक है। therefore total kinetic energy after collision is less than total kinetic energy before collision। तो टकराने के बाद ये वाली आपकी फाइनल या आफ्टर कोलिजन है, और ये बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी वाला केस होगा, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल वाले में काइनेटिक एनर्जी कम है टकराने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे सेकंड एग्जांपल है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के साथ टकराना है, ठीक है। और टकराने के बाद क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी दोबारा बाउंस बैक नहीं होंगे, और फिर वो सिंगल यूनिट के तौर पर ही मूव करना शुरू कर देंगे। वो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी फिर वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर सच एज टू कार्स स्टिकिंग, जैसे दो कार्स आपस में टकराती हैं और वो क्रैश हो जाती हैं, ठीक है, जिस तरह एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। नाउ मूविंग एज वन यूनिट, अब वो एक यूनिट के तौर पर मूव करना शुरू कर देंगे, और इस केस को हम क्या कहते हैं, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएं और टकराने के बाद वो सिंगल यूनिट के तौर पर मूव करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको साथ साथ स्क्रीन पर पिक्चर शो भी हो रही है, जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग लिखी हुई है। इसके बाद आगे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला, जो कि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.6 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने समझना है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि जो बॉल्स हैं उन्होंने वन डायमेंशन में मूव करना है, ऑब्जेक्ट्स ने वन डायमेंशन में मूव करना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस डायमेंशन में मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनकी दो डायरेक्शंस नहीं है, तो इसीलिए इसे वन डायमेंशन कहा जा रहा है। अब ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मैस m1 है और दूसरी बॉल का मैस क्या है, m2 है, और ये दोनों बॉल्स इनिशियली मूव कर रही हैं, ठीक है। और v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी मैस 1 की वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी मैस 2 की वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, टकराने से पहले। अब जिस तरह ये बॉल्स आपस में टकराएंगी तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। v2 जो है, जो मैस 2 है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 डैश बन जाएगी, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और m1 जो मैस है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन जाएगी, v1 डैश बन जाएगी, जो कि इसकी m1 की फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले केसेस उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन वाला पैराग्राफ आ गया। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, अब ये कोलाइड करेंगे और इनकी वेलोसिटीज चेंज होकर फाइनल वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी v1 डैश और v2 डैश में। दे मूव along the same line with rotation, let their velocities final after the collision are v1 dash and v2 dash। तो टकराने के बाद कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटीज़ होंगी वो ये बन जाएंगी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल यहाँ पर उन्होंने डायग्राम को देखकर ही एक्सप्लेनेशन कर दी। इसके बाद आगे जो मेन चीज़ है वो है इसकी डेरिवेशन, इसको आपने अच्छे समझना है। तो सबसे पहले हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे डेरिवेशन में। तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे, जिस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इससे पिछला लेक्चर था, ठीक है, जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये वाली जो साइड है ये हमें बता रही है इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये वाली जो साइड है ये हमें बता रही है, इसके ऊपर डैश आ रहा है v1 v2 के ऊपर, तो ये फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल मोमेंटम के बारे में बता रही है, या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसे आपने इक्वेशन नंबर A कह देना है फिलहाल, ये भी आगे चलकर इस्तेमाल होगी तो समझ आ जाएगा यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन A क्यों कहा था। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना
करना है कि V1 वाला जो पोर्शन है उसे एक साइड पे कर देना और V2 वाले पोर्शन को एक साइड पे कर देना है। तो M1 V1 इधर प्लस हो रहा था, इसे इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये M2 V2 ये इधर चला जाएगा। तो दोनों 2 वाली जो सेकंड बॉल का था वो इधर आ गया, जो फर्स्ट बॉल वाली चीज़ें थी वो सारी इधर आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं M1 कॉमन आ रहा है, M1 कॉमन ले लेंगे, अंदर V1 माइनस V1 डैश रह जाएगा, इधर से M2 कॉमन आएगा, अंदर V2 डैश माइनस V2 रह जाएगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एज द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, चूंकि इलास्टिक है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और इस टॉपिक में हम इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जिसमें हमने हार्ड बॉल की मिसाल ली थी कि उसे ज़मीन पे गिराएंगे मार्बल फ्लोर पे तो वो दोबारा अपनी इनिशियल हाइट पे पहुंच जाएगी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वो काइनेटिक एनर्जी सेम ही रही है टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ आ गया। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन का क्या मतलब है, देखें आपके पास दो बॉल्स हैं M1 और M2, ये दो बॉल्स हैं और ये दोनों V1 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और V2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज आ गई। अब ये जो बॉल है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, वैसे तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है हाफ mv², लेकिन अगर हम बॉल 1 की बात करें M1 तो M1 आ जाएगा और V1 की V की जगह पे V1 आ जाएगा। इसी तरह इस जो सेकंड बॉल है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ M के साथ M2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा V2²। ठीक है, तो ये बॉल 1 की काइनेटिक एनर्जी है, बॉल 2 की काइनेटिक एनर्जी कब, बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल। अभी इनके ऊपर डैश नहीं लगाया तो ये इनिशियल वाला केस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने दोनों को प्लस करके लिख दी है, बिफोर कोलिजन में दोनों की बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले की। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ V1 और V2 के ऊपर डैश लगा दिया, बाकी सारा कुछ ये ऐसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटीज़ हैं या फाइनल काइनेटिक एनर्जीज़ हैं जिनको हमने प्लस किया आफ्टर कोलिजन वाली। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आगे उन्होंने क्या किया, सेम जो ऊपर किया था मोमेंटम वाले केस में V1 वाली चीज़ें आपने एक साइड पर कर लेनी है, बॉल 1 वाली, और ये बॉल 2 वाला केस यहाँ सेपरेट हो जाएगा। तो M1 V1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, ये M2 V2² इधर प्लस हो रहा था, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ से कॉमन ले लें, 1/2 और M1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा V1² माइनस V1-², इधर भी 1/2 कॉमन आ जाएगा और M2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा V2-² माइनस V2²। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, तो बाकी आपके पास ये आ गई इक्वेशन M1, आगे ब्रैकेट आ गई, इधर M2 और आगे ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ गई। तो ये पिछले पेज पे जो लास्ट पे क्वेश्चन बनी थी वो यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा लिख ली है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला, ये आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला। ठीक है, A² माइनस B² इज इक्वल A+B A माइनस B, ये मैथ का स्केयर का एक मशहूर फार्मूला है जो कि आप मैथ के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरह मैथ में लिखा होता है ना x² माइनस 2², तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करते हैं x+2 और x-2, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी ये देखें A² माइनस B², यहाँ पे भी A² माइनस B², यहाँ A की वैल्यू V1 है और B की वैल्यू V1 है, यहाँ पे A की वैल्यू V2 है और B की वैल्यू V2 है। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करके लिख देना है और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस करके, फिर यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करके दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस करके, बाकी M1 M2 तो साथ ऐसे ही आ जाएंगे। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अभी जो इक्वेशन 2 और पिछले पेज पे जो इक्वेशन 1 बनी थी, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर किस तरह करेंगे, हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे और इक्वल राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। तो आप पिछले पेज वाली इक्वेशन 1 को देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखी है। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई जिसे हमने डिवाइड कर दिया। ये अगेन इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है और ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जो सेम चीज़ें हैं वो आप काट देंगे। ये दो ब्रैकेट सेम है, इनको कटिंग कर दिया, इनको भी कटिंग कर दिया। ये M2 M2 से कट गया, M1 M1 से कट गया, बाकी आपके पास ऊपर 1 रह गया क्योंकि ऊपर सब कुछ कट गया और नीचे V1 प्लस V1 रह गया था। इधर भी ऊपर सब कुछ कट गया तो ऊपर 1 रह गया और नीचे V2 और V2 प्लस ये ब्रैकेट रह गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट इधर 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली ब्रैकेट भी इधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। और इसी इक्वेशन को आपने मज़ीद थोड़ा सा अरेंज कर लेना है और ये वाली साइड आपने यहाँ पर लिख ली और ये वाली ब्रैकेट आपने यहाँ पर लिख दी, क्योंकि x इज इक्वल 2 लिखें या 2 इक्वल x लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख ली क्योंकि 1 है और 2 को हमने बाद में ऑर्डर के हिसाब से लिख लिया। इसे आपने इक्वेशन नंबर B कह देना। ठीक है, तो यानी दोनों में कोई चेंज नहीं किया, सिंपल इसको दोबारा ऐसे लिख दिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इनिशियल वाली चीज़ों को अलग कर लेना और फाइनल वाली चीज़ों को अलग कर लेना। अब हमें कैसे पता चले इनिशियल और फाइनल क्या है, जिसके ऊपर डैश आ रहा है वेलोसिटीज़ के ऊपर वो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, जिनके ऊपर डैश नहीं आ रहा वो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। तो V1 और V2 ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी हैं। V1 है बॉल 1 की वेलोसिटी इनिशियल बिफोर कोलिजन और V2 है बॉल 2 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो ये V2 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके V2 माइनस हो गया, V1 इधर प्लस हो रहा था, ये इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस इक्वेशन में से अगर हम कॉमन लें इस साइड में से
ये वाली साइड तो ऐसे नीचे आ गई। अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा कि ये v2 डैश प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और v1 डैश माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाते होते हैं। ये हमने मैथ में ही पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, जो कि बेसिकली आपको क्या बता रही है कि ये इनिशियल वेलोसिटीज़ फाइनल वेलोसिटीज़ के इक्वल तो हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है, और इसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 कह देना है। और यही यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, जो रिजल्ट है पूरे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का, कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट relative velocities बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हैज सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना वैल्यूज़, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है इनकी, यानी कि वैल्यू सेम है। 2 मीटर पर सेकंड है तो इधर भी 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स रिवर्स हो जाएगी। यानी बॉल 1 ने जब बॉल 2 से आके टकराना है तो क्या होगा कि इनकी वेलोसिटीज ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रही थी तो इधर चल जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी तो ये इधर आ जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। बट डायरेक्शंस आर रिवर्स। और वी कैन आल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच का मतलब ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, बॉल एक दूसरे के करीब आ रही हैं कोलाइड होने के लिए, तब इनकी वेलोसिटी किसके इक्वल है, जब ये सेपरेट हो गई, कोलाइड करने के बाद अलग-अलग हो गई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन में लिखी हुई है। तो अगली जो हेडिंग है वो है इक्वेशंस फॉर अननोन वेलोसिटीज़। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आप इसके लिए क्वेश्चन 1 को दोबारा ज़हन में लाएं। ये हमने क्वेश्चन 1 बनाई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अरेंज करके। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो v1 डैश है और v2 डैश है, इनकी जो वैल्यूज़ है ना, ये अननोन है। ये दोनों की वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड करनी है, जबकि v1 और v2 की वैल्यूज़ हमें पता है जो इनिशियल है। फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरह, वो यहाँ पर आपके पास यहाँ ये 2 फार्मूले लिखे हैं, ये उन्होंने फाइंड किए हैं v1 डैश और v2 डैश की, जो आपकी बुक में लिखी हैं। बाकी उन्होंने किस तरह फाइंड की ये तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपने ये 2 फार्मूले लिखने हैं। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस बनी कैसे हैं, तो उनको मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि इन इक्वेशंस को किस तरह आपने ड्राइव करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये v1 डैश के लिए हमने पहले काम किया कि जो पहले वाला फार्मूला ये कैसे बना। तो हमने बेसिकली इक्वेशन 1 और 2 का ही यूज़ करना है, इक्वेशन ए और बी का। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने इक्वेशन ए और बी बनाई थी। ये इक्वेशन ए थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और साथ में इक्वेशन बी भी बनाई थी अगले पेज के ऊपर, ये v1 प्लस v1 डैश वाली। ठीक है, v2 डैश प्लस v2 वाली। तो ये इक्वेशंस बनाई थी 2, जो कि यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। ये इक्वेशन ए आ गई, ये इक्वेशन बी आ गई। अब इन 2 का आपने इस्तेमाल करना है और आपने v1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे कि हम ये इक्वेशन बी जो है इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन बी आ गई आपकी, और ये आ गई इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। इधर से हम किसकी, v2 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, और v2 डैश की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसे इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है, तो v2 डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, v2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये v2 डैश की वैल्यू आ गई, v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। अब ये सारी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में। कहाँ पर, ये जहाँ पर v2 डैश लिखा है यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली साइड इसी तरह ही आ गई फार्मूले की, ये वाली साइड का ये टर्म ऐसी आ गई, m1 v1 डैश प्लस भी ऐसी आ गया, आगे m2 भी ऐसी आ गया। ये v2 डैश की जगह हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, आगे आप मजीद इसे सोल्व करें, m2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, जो डैश वाली चीज़ें उनको एक साइड पे लिख दें, जो इनिशियल वाली चीज़ें हैं या डैश के बगैर वाली उनको आप एक साइड पे ले आएँ, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू भी इधर आ जाएगी। तो ये दोनों ये इधर प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही थी, इधर आके प्लस हो जाएगी। इधर आपके पास सिर्फ डैश वाली वैल्यूज़ रह गई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इक्वल के इस साइड पे। तो अब आपने मजीद इसको सोल्व करने ने आपने v1 डैश फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इसको एक दूसरी साइड पे इक्वेशन के रख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसे मजीद थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये जो m1 v1 है इसे आप माइनस m2 v2 के साथ लिख दें, और m2 v2 को इसके साथ लिख दें m2 v2 प्लस वाले के साथ। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2m2 v2। यानी सिंपल हमने इसे मैथ की इक्वेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख लिया है, सेम क्वांटिटीज़ को साथ साथ लिख लिया है, और बाकी जो 3 को शुरू में लिख लिया। यहाँ से v1 कॉमन आ रहा है तो v1 कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर m1 माइनस m2 आ जाएगा। ये 2 वैल्यू सेम है, m2 v2 प्लस m2 v2, तो ये आंसर आ जाएगा 2m2 v2, दोनों प्लस हो रही हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं v1 डैश दोनों में कॉमन है, तो v1 डैश यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये v1 डैश की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। अब ये इस वैल्यू के साथ भी आप इसे डिवाइड कर दें, इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर, दोनों के साथ अलग-अलग हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, इस पोर्शन के साथ भी और इस पोर्शन के साथ भी। तो ये आपके पास v1 डैश का फार्मूला बन गया, जो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से उन्होंने v2 डैश का भी फार्मूला बनाया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको आप देख लें, ये खुद ही आप समझें, बिल्कुल सेम वही तरीकाकार है। इक्वेशन ए और बी का ही हमने इस्तेमाल किया, इक्वेशन बी से हमने v1 डैश की वैल्यू फाइंड की है और इसे इक्वेशन ए में फिर पुट कर दी है। तो बाकी सारी डेरिवेशन सेम पिछले पेज वाली है, तो इसको अच्छे समझें। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर भी ये जो डेरिवेशन है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऐड नहीं करनी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आई तो फिर आप इसे सोल्व कर सकते हैं।
तो ये सम स्पेशल केसेस को देखते हैं इसमें। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2.6 वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको केसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो केसेस हैं इसके लिए जो डायग्राम्स बनी हुई हैं हर किसी के अलग-अलग, तो डायग्राम यही पुराने वाली है, ठीक है। इसी को ही हमने चेंज करना है अपने केस के अकॉर्डिंग ही, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो पहला केस है कि व्हेन m1 इज इक्वल m2, यानी बॉल ऑफ मैस m1 और बॉल ऑफ मैस m2, ये दोनों बॉल्स का मैस सेम है, दोनों इक्वल मैसेज के हैं, ठीक है, इक्वल साइज़ की हैं, इक्वल शेप है दोनों की। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। और ये दोनों इनिशियली v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, फिर टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज़ है उन पर क्या इफेक्ट होगा वो हमने यहाँ पर देख लेना है। तो इक्वेशन सी और डी, इन्हीं दो इक्वेशंस का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पर अलहदा करके हमने लिख भी लिया, ठीक है। तो ये पहले केस के अंदर हमने m1 की जगह पे m2 पुट कर देना है दोनों इक्वेशन में। तो पुट इन सी, पहले इक्वेशन नंबर सी, इस सी में आप क्या करें, m2 की जगह m1 पुट कर दें। जहाँ जहाँ m2 आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने m1 पुट कर दिया। आगे हमने इसे मजीद सोल्व किया, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, जीरो आ जाएगा, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये m1 प्लस m2 करेंगे, 2m1 आ जाएगा, ऊपर भी 2m1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, m1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ v2 रह जाएगा। और ये तो सारी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी क्योंकि ये जीरो होकर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया v1 डैश इज इक्वल टू v2, यानी जो पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस था। इसके बाद आगे आपने सेम m1 को m2 के इक्वल इक्वेशन डी में भी पुट करना है, ये हमने सी में पुट किया था अभी। तो इसी तरह आप जहाँ जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ m1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर डी के अंदर, ठीक है। ये डी इक्वेशन है जो v2 डैश की थी, तो ये आप इसे सोल्व करके देख लें, आपका ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल से बिल्कुल ये मैथमेटिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये केसेस उन्होंने सोल्व किए हैं। इसके बाद जो सेकंड केस है उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने m1 की जगह m2 पुट करना है और v2 भी जीरो पुट कर देना है। यानी जो दूसरी बॉल है वो रुकी हुई है, पहली बॉल जो है वो किसी वेलोसिटी v1 से आ रही है और आके इस बॉल से टकरा जाएगी, दूसरी बॉल रेस्ट में है, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारा यहाँ पर उन्होंने केस लिखा हुआ है, तो आप सिंपल इक्वेशन नंबर सी में पहले पुट करें, ठीक है, या इक्वेशन सी आगे इसमें m2 की जगह m1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ m2 है आगे इसे मजीद सोल्व करें, ये वाली वैल्यू जीरो होकर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी क्योंकि m1 माइनस m1 करेंगे जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पर जीरो आ जाएगा। v2 की जगह भी जीरो पुट करेंगे तो यानी जो पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ये जो दूसरी बॉल है ये रेस्ट में है, पहली बॉल चलती हुई इसकी तरफ आ रही है, जब इसे टकराएगी तो पहली बॉल खुद भी रेस्ट में आ जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इक्वेशन डी में आप पुट करें, ठीक है, m1 ऐसे लिखा हुआ है, m2 की जगह आप m1 पुट कर दें सेम, तो आपका ये सोल्व करके आंसर आ जाएगा v2 डैश इज इक्वल v1, यानी जो इस बॉल की वेलोसिटी है वो v1 बॉल की वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। यानी अगर दूसरी बॉल रेस्ट की हालत में है, पहली बॉल इससे आके टकराई तो पहली बॉल खुद रेस्ट में आ गई, और जिस वेलोसिटी से इसके साथ आके टकराई थी अब ये उसी की वेलोसिटी से आगे चलना शुरू हो जाएगी v1 के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने ये लिखी भी हुई है लाइन्स में, आप इसे रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये बड़े सिंपल से बिल्कुल आसान से केसेस हैं। अब आपने आगे क्या करना है, केस 3 और केस 4 दो केस रह गए हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, ये दो आपके पास बॉडीज़ हैं, एक बॉडी लाइट है यानी इसका मैस कम है, और जबकि दूसरी बॉडी जो है इसका मैस बहुत ज़्यादा है m2 का, ठीक है। तो लाइट और मैसिव का मतलब ये है, ये दोनों आपस में टकराएंगी तो फिर क्या होगा, या आपने देखना है कि जो दूसरी बॉडी है ना मैसिव बॉडी वो रेस्ट में है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है v2 वो जीरो हो जाएगी, और जो लाइट बॉडी है जिसका मैस कम है वो किसी वेलोसिटी v1 से आके इसे टकरा रही है, ठीक है। तो टकराने के बाद क्या होगा वो यहाँ पर सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन दिस केस m2 जो है वो बहुत ज़्यादा है m1 से, ठीक है, ग्रेटर देन, और v2 आपने जीरो पुट कर देना है, m2 रेस्ट की हालत में है, ठीक है। और यहाँ पर आप इक्वेशन सी में पुट करें सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन सी लिखी हुई है, इक्वेशन सी में आप पुट कर दें वैल्यूज़ को, m1 की जगह आप क्या करें जीरो पुट कर दें, क्यों, क्योंकि m1 बहुत ज़्यादा कम है m2 की निस्बत, तो इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली जीरो ही पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में आप m1 की जगह जीरो पुट कर दें, बाकी आप इसे मजीद सोल्व करें, v2 की जगह भी जीरो आ जाएगा, तो ये सारी इक्वेशन क्या होगी, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस m2 पर आ जाएगा, नीचे m2 रह जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। यानी कि आपको नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, v1 का मतलब फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसी तरह आप डी वाली क्वेश्चन में पुट करें, ये डी वाली क्वेश्चन में जब आप पुट करेंगे वैल्यूज़ को, इसी तरह m1 की जगह जीरो पुट कर देंगे, v2 की जगह जीरो पुट कर देंगे, ये इस इक्वेशन में, ठीक है। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, यानी फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉल की क्या हो जाएगी, जीरो। वो पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगी, जबकि जो पहली बॉल है वो जो लाइटर थी जिसका मैस कम था वो इससे आके टकराएगी, और टकराने के बाद वो ऑपोजिट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। इसके बाद आगे लास्ट केस है व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइटर स्टेशनरी बॉडी। अब आपके पास जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, ठीक है, जबकि जो बड़ी बॉडी है जिसका मैस ज़्यादा है m1 ज़्यादा है वो किसी स्पीड से आ रही है और आगे से टकरा जाएगी, यानी केस 3 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो ये m1 को हम यहाँ पर अगेन जो है वो जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, सॉरी m2 को, क्योंकि m2 का मैस कम है तो इसे अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और v2 इसे हमने जीरो रखा हुआ है क्योंकि स्टेशनरी है लाइटर बॉडी।
तो ये आप इक्वेशन सी में पुट करें, ये आपके सामने इक्वेशन सी मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है, m2 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है m2 की जगह। तो क्या होगा कि v2 की जगह भी हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास m1 और m1 बच जाएंगे, ये दोनों काट जाएंगे तो उधर v1 रह जाएगा और ये वाली इक्वेशन की टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट वेलोसिटी बॉल है, वो जो बड़ी बॉल है जिसका मैस ज़्यादा है, वो आके छोटी बॉल से टकराएगी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। जबकि जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, उसके लिए हम इक्वेशन डी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इक्वेशन डी में आप m2 की जगह 0 पुट कर दें, v2 की जगह भी 0 पुट कर दें। तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 2m1 आ जाएगा और इधर m1 और 0 प्लस होंगे तो m1 आ जाएगा, इधर v1 ऐसे ही आ गया और यहाँ पर आ जाएगा माइनस m1 और ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, m1 और 0 को प्लस करेंगे तो अगेन m1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 0 ही है, तो ये टर्म तुम्हारी हो गई 0। ठीक है, बाकी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 और m1 कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2v1। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, या आप इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं। यानी ये आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बड़ी बॉडी है जिसका मैस ज़्यादा है, वो जब छोटी बॉडी जिसका मैस कम है उससे आके टकराएगी तो क्या होगा कि उसकी जो बड़ी बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो जिस वेलोसिटी से आगे से टकराई है उसी वेलोसिटी से बाद में मूव करना शुरू कर देगी, फाइनल और इनिशियल इसकी इक्वल ही रहेंगी। लेकिन छोटी बॉडी की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो इस जिस वेलोसिटी से ये बॉडी से आके टकराई है, यानी मिसाल के तौर पर ये बड़ी बॉडी से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके टकराई है, तो ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, इसकी डबल स्पीड से। ठीक है, 2v1, तो 2v1 का मतलब v1 का मतलब पहली बॉल की वेलोसिटी, तो पहली बॉल की वेलोसिटी का डबल, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये इलास्टिक कोलिजन वाला इन वन डायमेंशन वाला टॉपिक था, इसमें हमने सम केसेस एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपको पूछे जाएंगे वो हमने कवर किए और एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।